Dear student, now we are going to discuss second part of the Hindu Adoption and Maintenance Act. As you know, in earlier video we have already discussed law related to adoption, which deals section 1 to section 10, in which we have already discussed the general qualification of the person, those who are going to take a child in adoption, general provisions for those person who is giving his child adoption, and for the child who is being given and taken on the adoption. So यानी तीन पक्षकारों के हम लोग अब तक जो है वो एसेंशियल कंडीशन देख चुके हैं। एक जब जो व्यक्ति जो बच्चा गोद लेने जा रहा है वो मेल है हो सकता है या फीमेल हो सकती है। मेल हो सकता है तो बैचलर और साउंड माइंड का होना जरूरी है। अगर वो मैरिड है तो कंसेंट ऑफ द वाइफ इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट। कंसेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर वाइफ जो है रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड हो चुकी है, यानी संसार का परित्याग कर चुकी है, सन्यासिनी बन चुकी है, या फिर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, या सीज टू बी हिंदू यानी कन्वर्जन करके वो अब नन हिंदू हो गई है। ऐसी स्थिति में पत्नी रहते हुए भी पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी तरह से हम लोग देखा था कि अगर कोई स्त्री बच्चा गोद लेने जा रही है तो फिर वो अगर अविवाहित है तो साउंड माइंड होना चाहिए और वो मेजर होना चाहिए। मेजर जो है वो 18 साल से ज़्यादा का उम्र की होनी चाहिए। अगर वो मैरिड है तो कंसेंट ऑफ द हस्बैंड शैल बी द एसेंशियल रिक्वायरमेंट। हस्बैंड की कंसेंट नहीं होगी अगर हस्बैंड उपरोक्त निगताओं से ग्रसित है, यानी कि साउंड माइंड अनसाउंड माइंड डिक्लेयर बाय द एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट, या फिर वो रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड हो चुका है, या तो फिर कन्वर्जन किया है। तो उसी तरह से हम लोगों ने देखा था कि सेक्शन जो है वो व्यक्ति जो बच्चा गोद देने जा रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। फादर है, मदर है, दोनों बच्चा गोद दे सकते हैं, दोनों के इक्वल राइट्स है बच्चा गोद देने का, और कंसेंट जो है वो आवश्यक है दोनों की एट द टाइम द एडॉप्शन ऑफ एनी चाइल्ड। अगर वो अपना बच्चा किसी को गोद देना चाहते हैं, अगर नेचुरल गार्जियन नहीं है यानी फादर मदर नहीं है तो फिर बच्चा का जो है वो गार्जियन जो है वो जो भी कोर्ट अपॉइंट करे वो बच्चा गोद दे सकता है। तीसरा हम लोगों ने क्वालिफिकेशन देखी थी कि बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या थी कि बच्चा जो है वो हिंदू होना चाहिए, उसका पहले से किसी ने अडॉप्शन नहीं किया होना चाहिए, बच्चा जो है वो 15 साल से कम उम्र का होना चाहिए और उसकी मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे क्वालिफिकेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। कुछ और कंडीशन जो है वो सेक्शन 11 में बताई गई है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर कंडीशन एंड सम मोर प्रोविजन इन दिस पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। सेक्शन 11 जो है टॉक्स अबाउट द अदर कंडीशन फॉर ए मैरिड एडॉप्शन। अगर कोई व्यक्ति बच्चा गोद लेने जा रहा है, अगर कोई एडॉप्टिव पेरेंट जो है वो बच्चा गोद लेने जा रहे हैं और अगर वो सन का एडॉप्शन करने जा रहे हैं तो ये नियम है सेक्शन 11 सब क्लॉज 1 में कि उसका खुद का कोई सन या फिर ग्रैंडसन या फिर ग्रेट ग्रैंडसन या फिर कोई एडॉप्टिव सन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर पेरेंट्स का यानी एडॉप्टिव पेरेंट्स का ऑलरेडी कोई सन या ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन है या एडॉप्टिव सन है तो वो फिर सन का एडॉप्शन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन है, कुछ ट्रिकी इश्यूज हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एडॉप्टिव पेरेंट्स का ऑलरेडी एक सन है लेकिन एडॉप्शन से पहले उस सन ने कन्वर्जन कर लिया है और वो नॉन हिंदू हो गया है, या अगर एडॉप्टिव पेरेंट्स का कोई सन है लेकिन वो अवैध सन है, यानी कि इस अधिनियम के अनुसार वैध सन होना चाहिए लेकिन वो अवैध सन है, तो ऐसी स्थिति में अगर पेरेंट्स जो है किसी सन का अडॉप्शन करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई पेरेंट्स एडॉप्टिव पेरेंट्स जो है वो डॉटर का गोद लेने जा रहे हैं, यानी कि जो एडॉप्टिव पेरेंट्स है वो किसी पुत्री का गोद लेने जा रहे हैं, तो नियम है कि उसकी स्वयं की पुत्री यानी एडॉप्टिव पेरेंट्स की कोई पुत्री नहीं होनी चाहिए या फिर सन की डॉटर्स नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी खुद की पुत्री और सन की डॉटर्स है तो फिर वो एट द टाइम एडॉप्शन तो फिर वो पुत्री गोद नहीं ले सकती है। लेकिन अगर पुत्री गोद ले सकती है अगर पुत्री ने कन्वर्जन कर लिया है या एलिजिबल पुत्री है तो वो पुत्री गोद ले सकती है। तो अगर ऐसे साधारण शब्दों में समझे तो अगर कोई पेरेंट्स के ऑलरेडी एक सन और एक डॉटर है तो फिर वो एडॉप्टिव पेरेंट जो है कोई सन और डॉटर एडॉप्ट नहीं कर सकता है। देखिए पर्पज एकदम क्लियर है दोस्तों कि आपको सन का एडॉप्शन तभी करने की इजाजत मिल जाएगी जबकि आपका खुद का कोई सन नहीं है। डॉटर की इजाजत तभी मिलेगी जबकि खुद की डॉटर नहीं है। खुद की अगर सन डॉटर है तो फिर एडॉप्शन का कोई मतलब नहीं बनता इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। उसी तरह से यहाँ पर इस अधिनियम में है जो एडॉप्शन की आड़ में कोई अनाप शनाप कार्य न हो उसके लिए जरूरी है कि ये प्रावधान बनाया गया है एज डिफरेंस। अगर
कोई व्यक्ति जो पुरुष है किसी पुत्री का गोद लेने जा रहा है, यानी अपोजिट सेक्स का गोद लेने जा रहा है, या कोई स्त्री है कोई पुत्र का गोद लेने जा रही है, यानी दोनों अपोजिट सेक्स है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में 21 साल का अंतर होना चाहिए. इट इज द मैंडेटरी क्लॉज. वी नो वेरी वेल दैट व्हाई दिस क्लॉज हैज बीन मेंशन अंडर द सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू राशन एंड मेंटेनेंस एक्ट. लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ है कि अपोजिट सेक्स का अगर एडॉप्शन करने जा रहे हैं तब ये एज डिफरेंस अप्लाई करेगा. लेकिन अगर सेम सेक्स है, यानी कि कोई पुरुष जो है किसी पुत्र का गोद लेने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एज डिफरेंस जो है वो लागू नहीं होगा. जो चौथी कंडीशन सेक्शन 11 में बताई गई है कि एक बच्चे का एक ही व्यक्ति द्वारा अडॉप्शन हुआ जाएगा. जैसे कुछ पिक्चरों में हम लोग देखता था कि 3-4 विधाता, एक मूवी आई थी जिसमें कहा कि 2-3 बच्चे आदमी मिलकर एक बच्चे को पाल लिया. तो यहाँ पर इस तरह की पोजीशन नहीं आ सकती है कि एक बच्चे का केवल एक ही व्यक्ति अडॉप्शन में लेगा. कई व्यक्ति मिलकर एक बच्चे का अडॉप्शन नहीं कर सकते हैं. साथ ही साथ जो 5वीं कंडीशन है वो उसको हम लोग जैसे कहते हैं फॉर्मेलिटीज है, क्योंकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में एडॉप्शन के संबंध में कोई फॉर्मेलिटीज ले डाउन नहीं की गई है. अगर आप एंशियंट हिंदू लॉ में देखें तो एडॉप्शन के लिए जो है, अगर आर्य समाज में कोई व्यक्ति कन्वर्ट होना चाहता है, आर्य समाज में कोई व्यक्ति एडॉप्शन करना चाहता है, तो वहां पर बाकायदे जो है वो दत्तक होम एक प्रक्रिया होती है, वो फॉलो करना होता है. यानी कि कुछ धर्मों में, हिंदू धर्म के कुछ शाखाओं में जो है वो एडॉप्शन के संबंध में कुछ रूल, कुछ औपचारिकताएं बताई गई है. लेकिन इस नियम में कोई औपचारिकता नहीं बताई गई है. और अगर औपचारिकता को हम लोग को देखना है तो सेक्शन 11 के 5 में देखें कि वो कहा गया है कि जो फॉर्मेलिटीज होगी वो चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट एक्चुअली गिवन और टेकन. या जो बात की गई है इस अधिनियम में सेक्शन 11 में, गिवन एंड टेकन, यानी कि वर्चुअली तौर पर लेने देने की प्रोसेस होनी चाहिए. लेने देने की प्रोसेस कैसे होनी चाहिए स्टूडेंट? लेने वाला बच्चा गोद लेने वाला एक जगह खड़ा होना चाहिए, बच्चा गोद देने वाला बगल में खड़ा होना चाहिए, और वो बच्चा तीनों एक जगह हो और वर्चुअली तौर पर बच्चे गोद देने वाला बच्चे गोद लेने वाले के हाथ में अपने बच्चों का हाथ दे. यानी कि तीनों ही एक जगह हो, लेने वाला देने वाले के हाथ में बच्चे का हाथ दे, तब ये एक्चुअल जैसे बात किया गया है इस अधिनियम में, मस्ट एक्चुअली गिवन और टेकन इन एडॉप्शन. एक समय में ये तीनों होना चाहिए, तभी ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और स्टेप लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ये गिवन और टेकिंग का जो प्रोसेस है वो किसी सादे समारोह में हो तो ज़्यादा अच्छा आता है. यानी इस कोर्ट का ये मानना है कि कुछ लोग उसको देख ले कि और ये विटनेस हो जाए कि कुछ लोगों के सामने एडॉप्शन अगर गिवन टेकन हुआ है तो कुछ एडॉप्शन के संबंध में एक चीज़ पुख्ता हो जाएगा कि किन लोगों ने एडॉप्शन को देखा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी किया है. इस अधिनियम में गिवन एंड टेकन होना चाहिए. दैट इज द फॉर्मेलिटीज व्हिच इज लेड डाउन अंडर द सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. अब अगर आप सेक्शन 12 को देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है सेक्शन 12 में, इफेक्ट ऑफ द एडॉप्शन. एडॉप्शन, इस अधिनियम में एडॉप्शन का प्रभाव क्या होगा? तो जैसा कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट एडॉप्शन में होता क्या है, एक नेचुरल फैमिली में जो बच्चा जन्म लेता है वो वहां से ट्रांसप्लांट होके उस एडॉप्टिव पेरेंट्स के पास चला जाता है जिसने उसको बच्चा गोद लिया है. यानी कि नेचुरल फैमिली और एडॉप्टिव फैमिली दो अलग अलग फैमिली होती है. तो यहाँ पर ये सेक्शन 12 में बताया गया है कि an adoptive child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all purposes with the effect from the date of adoption. जिस दिन एडॉप्शन हुआ है उस दिन से उस बच्चा जो कि एडॉप्शन में दिया गया है किसी दूसरे फैमिली में, अगर आप साधारण शब्दों में बोलें तो उस फैमिली में ऐसा ट्रीट किया जाएगा ही इज नो मोर. यानी कि जो उसका पेरेंटल फैमिली है जहां पर वो बच्चा नैसर्गिक परिवार में पैदा हुआ है, ही इज नो मोर फॉर एवरी पर्पजेस. और एक व्यक्ति के न रहने पर उसके सारे नाम वहां से कट जाएंगे. उस दिन से बाद से वो ऐसा माना जाएगा जैसे ही इज नो मोर फॉर दिस फैमिली. और जहां एडॉप्टिव फैमिली में वहां गया है, जहां पर उसका अडॉप्शन हुआ है, वहां मान लिया जाएगा कि उसका वो जन्म हुआ है, यानी बर्थ हो गया है. एक परिवार में उसकी रिज्यूम डेथ मान ली जाएगी और दूसरे परिवार में उसका जन्म मान लिया जाएगा. जैसे वो बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते ही सारे नाम, सारे उसके अधिकार, राइट्स, ड्यूटी सभी जो है उस परिवार में पैदा होने के बाद से इमर्ज करेंगे, वो उस एडॉप्टिव फैमिली में इमर्ज कर जाएंगे और प्रिज्यूम डेथ इस नेचुरल फैमिली में होगी कि ही इज नो मोर, और सारे नाम वहां से कट जाएंगे. तो ये सेक्शन 12 जो है वो इफेक्ट बताता है कि एडॉप्शन के बाद उसका प्रभाव क्या होगा.
लेकिन इसी सेक्शन 12 में प्रोवाइडेड यानी सब कुछ क्लॉज प्रोवाइडेड बनाया गया कि ये शर्त कंडीशन कंटिन्यू करेगी, और वो शर्त है कि रिलेटेड टू द मैरिज, मैरिज के संबंध में ये कहा गया है कि सेक्शन 12 सब का प्रोविजो क्लॉज 1 कहता है कि अगर किसी बच्चे का नैसर्गिक फैमिली में पैदा हुआ है और फिर वो एडॉप्शन के बाद दूसरे फैमिली में चला गया, तो दूसरे फैमिली में जाने के बाद भी वो एडॉप्टिव सन और डॉटर जो है उस अपने नेचुरल फैमिली में उसके ऐसे किसी रिलेशन के साथ शादी नहीं कर सकता है, जिसे तब नहीं कर सकता अगर उसका एडॉप्शन नहीं हुआ होता। इसका मतलब वो है कि अगर सेक्शन 5 सब क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट द प्रोवेटेड डिग्री एंड सेक्शन 5 सब क्लॉज 5 ऑफ द हिंदू मैरिज टॉक्स अबाउट द सपिल रिलेशनशिप, यानी प्रोवेटेड डिग्री और सपिल रिलेशनशिप वाला जो संबंध है वो एडॉप्टिव फैमिली में तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ उसके नेचुरल फैमिली में वो कंटिन्यू करेगा। यानी कि अगर कोई मान लीजिए बच्चे कोई सन का एडॉप्शन हो चुका है, एडॉप्शन के बाद वो दूसरे परिवार में चला गया है, तो वो सन जो है अपने नेचुरल फैमिली में ऐसी किसी महिला रिलेशनशिप के साथ, जैसे अपनी बहन के साथ शादी नहीं कर सकता है, अपनी माता के साथ शादी नहीं कर, इस तरह के रिलेशनशिप में उसकी शादी प्रोहिबिटेड और सेपरेट रिलेशनशिप की आएगी, और वो उसी तरह से नहीं कर सकता अगर उसका एडॉप्शन नहीं हुआ होता। दूसरा है, अगर कोई प्रॉपर्टी एडॉप्शन के पहले उस बच्चे में यानी उस सन और डॉटर में वेस्ट हो चुकी थी, तो एडॉप्शन होने के बाद ये प्रॉपर्टी जो है वो कंटिन्यू करेगी, यानी कि प्रॉपर्टी वेस्टेड कंटिन्यू टू बी द वेस्टेड बट कंडीशन शैल बी अप्लाई। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक कंडीशन ये भी लगाई गई है कि अगर एडॉप्शन के पहले कोई प्रॉपर्टी एडॉप्टिव सन और डॉटर में इस शर्त के साथ आई थी कि इस प्रॉपर्टी से वो मेंटेनेंस करता रहेगा, जैसे कि मान लीजिए पिता ने मरने के समय अपने पुत्र को प्रॉपर्टी इस शर्त के साथ दी कि वो अपनी माता का भरण पोषण करता रहेगा, और पुत्र का अगर एडॉप्शन हो जाता है, एडॉप्शन के बाद वो किसी एडॉप्टिव पेरेंट्स के फैमिली में चला जाता है, तो ये जो रुपए है जिसके साथ वो भार के साथ उस एडॉप्टिव उस बच्चे में आई थी, वो उस रुपए से वो अभी भी अपने नेचुरल फैमिली में जो कंडीशन लगाई गई थी उसके पिता के द्वारा वो कंडीशन कंटिन्यू करेगी, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले रहा है तो कंडीशन भी उसको फॉलो करनी पड़ेगी। तीसरा जो क्लॉज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज अंडर सेक्शन 12 सब क्लॉज 3, वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एडॉप्शन से पहले कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स एडॉप्टिव फैमिली में बेस्ट हो चुकी थी, जैसे कैन नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी कि एक बार अगर एडॉप्शन के पहले एडॉप्टिव फैमिली में जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी जा चुकी थी, एडॉप्शन के बाद ये लड़का या ये लड़की उस एडॉप्टिव फैमिली में उस प्रॉपर्टी पर कोई भी असर नहीं डालेगा, यानी कि एडॉप्शन का इफेक्ट होगा वो उस दिन से माना जाएगा जिस दिन से एडॉप्टिव फैमिली में वो बच्चा गया है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन है जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, भूत तिथि का सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत को समझिए, तभी सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक्चुअली सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 ये कहता है, इस अधिनियम के लागू होने से पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट विमेन को कोई अधिकार नहीं था एडॉप्शन का, लेकिन एक्सेप्शन केसेस में ये कहा गया था कि अगर किसी महिला के पति ने अपने मरने से पहले अगर पत्नी को एडॉप्शन का राइट दे रखा था, तो पति के मरने के बाद ऐसी पत्नियां यानी ऐसी विडो वाइफ को जो है वो एडॉप्शन का राइट मिल जाता था, और अगर एडॉप्शन ऐसी विडो महिला पति के मरने के कुछ दिनों के बाद करती थी तो माना जाता था कि उसका प्रभाव जो है उस दिन से होता था जिस दिन से उसका पति, ऐसा माना जाता था कि वो पति जो है वो अपने पति के लिए बच्चा गोद ली है, क्योंकि उसके पति ने उसको बच्चा गोद देने का अधिकार दिया था। अतः एडॉप्शन के दिन से वो बच्चा अस्तित्व में आया नहीं माना जाता था, बल्कि उस दिन से अस्तित्व में आया माना जाता था जिस दिन से बच्चे का एडॉप्शन, जिस दिन से बच्चे का पिता जो है वो डेथ किया था। यानी कि उस व्यक्ति ने, ऐसा माना जाता था उस व्यक्ति ने जो है अपने पति के लिए, विडो महिला ने अपने पति के लिए एडॉप्शन किया, यानी कि ये बैक डेट से इसका एडॉप्शन माना जाता था। इसी को कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। या ये इसलिए किया गया था कि यूं तो विडो के पास कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं होती थी जिससे कि एडॉप्टेड सन को उस पर कोई अधिकार मिलता था। ये इस जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक के लाने का तात्पर्य ये था कि पिता की प्रॉपर्टी से बच्चे को, जो एडॉप्टिव सन है जो कि विडो ने पति के मरने के कई सालों के बाद अडॉप्ट किया है, उसे पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा देना, इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को लाया गया था।
हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में चूंकि पुरुष और महिला दोनों को यह अधिकार दिया गया था कि वो बच्चा गोद ले सकते हैं, यानी कि महिलाएं भी अब पति के लिए गोद नहीं लेती है बल्कि अपने लिए बच्चा गोद लेती है। अतः अडॉप्शन ऑफ रिलेशन बैक इज नो मोर अंडर द इंडियन सोसाइटी। लेकिन कुछ वाद, इसको अगर थोड़ा सा गंभीरता से देखना होगा, कुछ वादों में, शुरुआती वादों में वीना भाई वर्सेस वासुदेव AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 59, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट लागू होने के पश्चात भूत तिथि का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक लागू नहीं होता है। यानी बच्चा जो है जिस दिन से एडॉप्टिव फैमिली में जाता है, एडॉप्टिव पेरेंट्स उसका एडॉप्शन कर सकते हैं, उस दिन के बाद से सारे इफेक्ट डालता है। उसके पहले जो प्रॉपर्टी किसी में वेस्ट हो चुकी थी उसमें इस बच्चे का कोई प्रभाव आने से नहीं पड़ता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक जो है अब लागू नहीं होता है। लेकिन दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कंफ्यूज कर दिया डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को। उन्होंने पुनः इसको रिवाइव कर दिया। सावन राम वर्सेस कलावती AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट और सीताबाई वर्सेस रामचंद्र, ये दोनों वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि एडॉप्शन की पति के मरने के बाद, इस दोनों केसेस में हुआ था कि पति के मरने के बाद महिला ने बच्चे का गोद लिया और गोद लेने के पश्चात ये माना गया कि बच्चा अस्तित्व में उस दिन आया जिस दिन उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट सावन राम वर्सेस कलावती के केस को देखे तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ चाइल्ड एडॉप्टेड बाय ए विडो also be deemed to be the adopted son of a deceased husband. That is very important what we are talking about. From the date of adoption, यानी बच्चा जो है एडॉप्शन के दिन से ही हस्बैंड का बच्चा माना जाएगा और वो प्रॉपर्टी जो कल को वेस्ट हो चुकी थी पुनः रिवेस्ट होके बच्चे में जाती थी। ये भूतिथि का सिद्धांत था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही केसेस में भारत ने भी डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को पुनः रिवाइव किया। लेकिन लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, दीना जी वर्सेस दद्दी AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट 1153 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कर दिया कि अब जो है एडॉप्शन जो है महिला अपने लिए करती है। अतः एडॉप्शन के पश्चात जो डेट ऑफ एडॉप्शन होगा उस दिन से बच्चा उस परिवार में प्रभाव डालेगा। उसके पहले जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी कभी कहीं वेस्ट हो चुकी थी उस पर इस अधिनियम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक इज नो मोर कंटिन्यू अंडर द इंडियन सोसाइटी। अगर आप सेक्शन 13 की बात करें तो यहाँ पर बात किया राइट्स ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट टू बी डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। क्योंकि देखिए एडॉप्शन में जो एडॉप्टिव पेरेंट्स है उनका अपने प्रॉपर्टी पर काफी प्रोग्रेटिव होता है, अपना विशेषाधिकार होता है। अगर बच्चे को गोद लेने से पहले एडॉप्टिव पेरेंट्स के जो सारे राइट्स उसके अपने प्रॉपर्टी पे थे, एडॉप्शन के बाद ये राइट्स कंटिन्यू करेंगे। इस पर एडॉप्टिव सन या डॉटर कोई प्रभाव नहीं डालेगा अनलेस अनटिल कोई कंट्री इसके खिलाफ संविदा न हो। जहाँ तक सेशन 14 की बात है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है विच टॉक्स अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द एडॉप्टिव मदर इन केसेस। कुछ केसेस में एडॉप्टिव मदर के बारे में निश्चितता को लागू करना कि एडॉप्टिव मदर कौन होगी। पहला केस है अगर कोई हिंदू जो है वो अपनी कोई हिंदू पुरुष जो है अपनी पत्नी के सहमति से बच्चा गोद लेता है, जैसे कि इस अधिनियम के प्रावधान अनुसार है कि अगर कोई बच्चा गोद लेने जा रहा है तो कंसेंट ऑफ द वाइफ इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट। ऐसे अगर पति अपनी पत्नी के सहमति से बच्चा गोद लेता है तो बच्चा गोद लेने के बाद बच्चे का जो एडॉप्टिव फादर है वो तो फादर रहेगा ही रहेगा, साथ ही वो एडॉप्टिव मदर कहलाएगी। यानी कि नेचुरल मदर जैसे होती है उसी तरह से एडॉप्टिव पेरेंट्स भी कहलाते हैं। अगर दूसरा अगर इलस्ट्रेशन इसमें है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति जो है वो बच्चा गोद लेता है और उसकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं, जैसे कि 1955 के पहले ये हो सकता था कि एक हिंदू पति की एक से ज्यादा पत्नियां हो, क्योंकि 1955 में रूल ऑफ मोनोगेमी में अप्लाई किया। तो 1955 के बाद कुछ ऐसे पुरुष हो सकते हैं जो कि एक से ज्यादा पत्नी रखे हुए, वो उस पर इस हिंदू मैरिज एक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर उसकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं, ऐसी स्थिति में अगर ऐसे पुरुष जो है वो पति जो है एडॉप्शन करता है तो जो सीनियर मोस्ट पत्नी होगी जिसकी शादी पहले हुई है वो पत्नी उसकी एडॉप्टिव मदर ट्रीट की जाएगी और रेस्ट ऑफ अदर पत्नियां जो है उसकी स्टेप मदर ट्रीट की जाएगी। तीसरा रजिस्ट्रेशन है जहां जब कोई मान लीजिए कोई लड़का है, बैचलर है या फिर उसकी पत्नी मर चुकी है, ऐसे स्थिति में अगर वो बच्चा गोद लेता है यानी कि तो वो व्यक्ति एडॉप्टिव फादर माना जाएगा। और उसके बाद अगर वो शादी करता है
यानी कि सब्सिक्वेंट में वो मैरिज करता है, एडॉप्शन के बाद शादी करता है, तो जो उसकी माँ होगी, जो उसकी पत्नी होगी, वो बच्चे की स्टेप मदर ट्रीट की जाएगी। उसी तरह से अगर कोई अनमैरिड लड़की या विडो स्त्री कोई बच्चा गोद लेती है और उसके बाद शादी करती है, तो बच्चा और उसके जो पति होगा उसका रिलेशन होगा स्टेप फादर का रिलेशनशिप होगा। स्टेप फादर को कोई राइट्स, स्टेप फादर और मदर को अधिनियम जो है कोई राइट्स नहीं देता है। ध्यान रख, सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट द वैलिड एडॉप्शन कैन नॉट बी कैंसिल। एक बार दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक बार वैलिड एडॉप्शन हो चुका है तो ये किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं किया सकता है। कारण ये है कि जैसे मैंने बता चुका जब सेक्शन व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेक्शन 12 कि एडॉप्शन के बाद जिस नेचुरल फैमिली में बच्चा जन्म लिया है उसका प्रिज्यूम डेथ मान लिया जाता है, और जिस परिवार में हो जाता है वहाँ बॉर्न मान लिया जाता है। तो अगर कोई एक परिवार में बच्चे का जन्म हो गया है तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट एडॉप्शन कैन बी, किसी बच्चे को ये नहीं कह सकता कि वो जहाँ से आया वहाँ चला जाए, ये हो ही नहीं सकता। अतः एक बार अगर वैलिड एडॉप्शन हो गया, यानी कि इस अधिनियम के सेक्शन 5 से लेकर 12 तक के सारे प्रावधानों को स्पष्ट तौर पर फुलफिल कर दिया गया, कंडीशन फुलफिल की गई है, तो ऐसे स्थिति में एडॉप्शन जो है किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं किया सकता, क्योंकि एक बार बच्चे का पैदाइश हो गई तो फिर वो वापस नहीं जा सकता है। सेक्शन 16 में बात किया गया रजिस्ट्रेशन ऑफ एडॉप्शन, यानी कि एडॉप्शन यानी सेक्शन 16 को अगर आप देखें तो साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, यानी कि whenever any document registered under any law for the time being in force is produced before any competent court to record an adoption, यानी कि अगर रजिस्टर्ड कोई डॉक्यूमेंट है जिस पर कि लेने देने और बच्चा लेने देने का सिग्नेचर है, तो ऐसी स्थिति में वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड प्रूफ माना जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं भी है तो भी एडॉप्शन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर गिविंग एंड टेकिंग की प्रोसेस हो चुकी है। सेक्शन 17 लास्ट सेक्शन है प्रोविजन ऑफ सर्टेन पेमेंट, यानी कि देखिए दोस्तों ये जो पूरा का पूरा एडॉप्शन है वो एक संस्कार है, यानी कि हिंदू विधि में कहा गया है कि एडॉप्शन इसलिए किया जाता है कि बच्चा जो है सन जो है अपने पिता को मोक्ष की प्राप्ति कराए, सन अपने पिता को जो है डेब्ट को चुकाए, ताकि कोई व्यक्ति ऋण लेकर न मरे, और ऋण लेकर मरता है तो उसके बच्चों की चुकाने की जिम्मेदारी बनती है। या फिर कुछ और केसेस में किया गया था कि बच्चा जो है अपने जनरेशन को आगे बढ़ाता है। तो कुल मिला के एडॉप्शन का जो प्रोसेस होता है, एडॉप्शन का जो नेचर होता है वो संस्कार होता है। तो ऐसे संस्कार अगर कोई किया जा रहा है तो इसके एवज में कोई प्रतिफल नहीं लिया जाएगा। इस सेक्शन में साफ साफ कहा गया है प्रोविजन ऑफ सर्टेन पेमेंट, नो पर्सन शैल रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी पेमेंट और अदर रिवॉर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द एडॉप्शन ऑफ एनी पर्सन, यानी किसी खरीद पोल है कि तुम मेरे बच्चे को दे दो, मैं उसके एवज में तुमको 5 लाख रुपया दूंगा, ऐसी स्थिति में अगर बच्चे का लेना देना हुआ है तो ये सेक्शन 17 का कंट्रीवेंशन माना जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो 6 महीने की सजा या फाइन या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों इट इज द ऑल द प्रोविजन रिगार्डिंग टू द एडॉप्शन लॉज, और ये पूरा का पूरा जो हिंदी विधि में जो एडॉप्शन का जो पूरा का पूरा नियम कानून है वो शास्त्रीय हिंदी विधि से लिया गया है, और इसमें कुछ मॉडिफाई करके जो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का जो है वो को लागू किया गया है, और पूरा का पूरा जो एडॉप्शन हिंदू में होता है ये इसी प्रोसेस के अंतर्गत होता है। थैंक यू वेरी मच।